नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि हमें आपको सबको पता है कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो अब शहरों से निकल के गांव की तरफ बढ़ रही है। अब हमें कोरोना से गांव में लड़ना है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से कोरोना से लड़ सकते हैं। ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी स्टेट का मेंस देने जा रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी महामारी से लड़ने के लिए हम अपने गांव को कैसे सशक्त कर सकते हैं, कैसे सक्षम कर सकते हैं, वो टॉपिक आज हम आपका कवर करेंगे। तो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है ये और स्टैटिक पोर्शन भी है। महामारी से गांव कैसे लड़ेंगे हमारे, ठीक है। तो अब जैसा कि हमें पता है कोरोना से हमारी जो जंग का नया मैदान है वो हमारे गांव हैं। तो हम बात करते हैं हमें अपने गांव को कैसे सुरक्षित करना है। सबसे पहले है हमें अपनी अप्रोच को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। हमें सेंटर पर जो हमारी गवर्नमेंट है या सेंटर पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, वो ये नहीं जानता है कि किस गांव में कहां पर किस चीज की आवश्यकता है, कहां पर लॉकडाउन लगाना है, कहां पर होम आइसोलेट करना है, किसे कहां हॉस्पिटलाइज करना है। तो एक ऑर्डर पूरा ऊपर से नीचे तक सारी चीजें तय नहीं कर सकता। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, किसी भी महामारी से लड़ने के लिए हमें अपनी अप्रोच को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। यानी कि उसे नीचे तक जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट है, सबसे नीचे की त्रिस्तरीय सरकार है ना, हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो सबसे नीचे की जो सरकार है वो होती है हमारी पंचायत सरकार। तो हमें कुछ जिम्मेदारियां पंचायत सरकार को भी देनी पड़ेंगी। क्या देनी चाहिए? सबसे पहला जो हमारा हथियार है महामारी से लड़ने का वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को हमें पंचायत हेड से हेल्प लेकर के जागरूक करना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। और दूसरा है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज भी हमें, जो हमारे पंचायत भवन हैं या वहां पर अगर हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि हम हर गांव में अस्पताल खोल सकें, तो हम वीकली अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हर हफ्ते पंचायत भवन में डॉक्टर आकर के बैठेगा। तो हम एक हफ्ते में कई सारे गांव कवर कर सकते हैं इस तरह से। तो हमें पंचायत हेड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 75% जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे वो अर्बन क्षेत्रों में हैं, शहरी क्षेत्रों में हैं। तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ फैसिलिटीज जो हैं वो गांव के लिए भी बनानी पड़ेगी। जब तक हमारे गांव सशक्त नहीं होंगे हम इस महामारी से नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, गांव के लोगों में जागरूकता कम है। गांव के लोग टेस्ट कराने के लिए आगे नहीं आते हैं, ना ही वो कोविड से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें वहम है कि अगर शहर जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे या टेस्ट करा लेंगे तो हमें भर्ती कर लेंगे और वहां से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें हमने सुनी है और कई लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोरोना जैसा कुछ होता भी है। तो होता क्या है, पहले वो उसको एक सर्दी जुकाम बुखार मान लेते हैं और उसके बाद उसका घर पर ही इलाज शुरू कर देते हैं। और जब लास्ट स्टेज आती है, जब बिल्कुल ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर हम उसको बचा नहीं सकते, तब उसको लेकर के कहीं जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल की लाइफ जो हम बचा सकते थे वो हम खो देते हैं, ठीक है ना। क्यों? केवल जागरूकता ना होने की वजह से। तो हमें जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। उसके बाद है रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग मस्ट बी डन एग्रेसिवली। जो रिपोर्टिंग और टेस्टिंग है वो गांव के क्षेत्रों में बहुत एग्रेसिवली हमें करनी पड़ेगी। हर घर को मॉनिटर करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जब डेटा होगा तब ही हम उससे एनालाइज कर पाएंगे कि किस एरिया में ज्यादा बीमार लोग हैं और किस एरिया में कम बीमार लोग हैं, या किस एरिया में ज्यादा सीरियस हैं लोग, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, या कहाँ लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, उनको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम सिम्टम्स हैं। तो हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बहुत छुपाने से काम नहीं चलेगा, आंकड़े छुपाने नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग और टेस्टिंग करनी है। इसके बाद है हाई पॉजिटिविटी विलेज का मॉनिटर करना। अब कई विलेजेस ऐसे आएंगे जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा होगा। पॉजिटिविटी रेट मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट पॉजिटिविटी रेट होता है अगर 10 लोगों ने टेस्ट कराया कोविड का और उसमें से 100 लोगों ने टेस्ट कराया, उसमें से 10 लोग पॉजिटिव निकले, तो हम कहेंगे 10% पॉजिटिविटी रेट है।
यानी कि 10% लोगों में कोविड पॉजिटिव आ रहा है। और अगर हमने 100 लोगों का टेस्ट किया और 2 लोगों को कोविड आया तो हम कहेंगे 2% पॉजिटिविटी रेट है, 2% लोगों में कोविड आ रहा है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन से विलेज में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। अगर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा आएगा तो इसका मतलब जब हम ज्यादा टेस्ट करेंगे तो और ज्यादा पेशेंट आने की संभावना है और तेजी से वहां पर इंफेक्शन बढ़ने की संभावना है। जहां पॉजिटिविटी रेट WHO के हिसाब से 5% से कम अगर पॉजिटिविटी रेट है कहीं पर भी किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का, तो वहां पर महामारी कंट्रोल में है। अगर 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाता है तो वहां पर महामारी आउट ऑफ कंट्रोल है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो हमें विलेजेस को मैप करना पड़ेगा कि किस विलेज में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद जब जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आते हैं, अब हर एक गांव के व्यक्ति को कई सारी चीजें इस्तेमाल करनी नहीं आती, जैसे थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल चेक करना। तो ये सारी चीजें हम अपनी आशाज और ANMs को दे सकते हैं, आशाज और ANMs को प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या क्या हो सकता है किट में? किट में हो सकता है थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, ये सारी चीजें हम आशा को प्रोवाइड करा सकते हैं। और हम उन्हें ऐसे कोविड हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी दे सकते हैं जहां पर अगर कोई व्यक्ति सीरियस होता है तो उन्हें भागना ना पड़े। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति सीरियस होता है तो उसको लेकर के वो दौड़ते हैं, तो लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में वो क्या करते हैं कि उनको लेकर के यहां से वहां घूमते रहते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ही नहीं मिलता है। तो जब हॉस्पिटल नहीं मिलेगा तो जो क्रूशियल टाइम है जिसमें किसी को बचाया जा सकता है वो खो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद विलेज स्पेसिफिक हेल्प सेंटर बनाने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अभी क्या है, स्टेट लेवल पर एक हेल्प सेंटर काम कर रहा है। अब पूरी स्टेट का जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है तब जब सब लोग फ़ोन करते हैं तो कई बार फ़ोन पिक होता है, कई बार उसकी हेल्प हो पाती है, नहीं हो पाती है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर हेल्प सेंटर बनाने पड़ेंगे। वो हम कॉल सेंटर बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आजकल आवागमन बंद है, हम किसी को भी कहते हैं बाहर निकलना कम करें, तो हम कॉल सेंटर्स बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर। और उन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर हम उसको डेडिकेट कर सकते हैं कि ये वाला नंबर जो है वो विलेज के लिए, गांव के लोगों को संपर्क करने के लिए ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन दे सकते हैं हम, जिससे वो किसी भी समय कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, अपने पेशेंट की कंडीशन बता सकते हैं, उनको राय दी जा सकती है कि आपको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप अगर हॉस्पिटलाइज होंगे तो आप उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, वहां पर बेड खाली हैं और आप भर्ती करा सकते हैं। तो इससे क्या है, हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। इसके बाद मैंने जो आपको पहले बताया कि हमें किट्स देनी चाहिए ANM और आशा वर्कर्स को, क्योंकि हर विलेजर्स को तो दे नहीं सकते, ना इतने हमारे स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं और ना ही विलेजर्स, हर एक गांव वाला व्यक्ति उसको इस्तेमाल करना जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी ANM और आशा वर्कर हैं, जो लास्ट स्टेप है हमारी हेल्थ केयर सर्विस का गांव के साथ, उन्हें हमें प्रशिक्षण देना चाहिए और थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और जो मेडिकल किट है वो हमें उन्हें बना करके देनी चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर कभी भी ये समस्या होती है कि उसको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है या उसको अपना टेम्परेचर चेक कराना है, तो वो ANM या आशा वर्कर से कांटेक्ट कर सकता है। और हम आशा वर्कर और ANM को एक फॉर्मेट बना के दे सकते हैं जिसमें वो कितने पेशेंट्स हैं और उन पेशेंट्स का रोज सुबह का और शाम का क्या ऑक्सीजन लेवल है ये मॉनिटर करके वो उसमें फिल करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट जो भी जिसको भी चार्ज दिया जाता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के कोविड मैनेजमेंट का, उसको वो प्रोवाइड करे, ताकि हम ये मैप कर सकें कि किस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है ना, ताकि उसको समय से अस्पताल में पहुंचाया जा सके और उसका इलाज हो। इसके बाद है हमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और एलोकेशन प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उस प्रायोरिटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम महाराष्ट्र से सीख ले सकते हैं। महाराष्ट्र ने एक पूरा टास्क फोर्स का गठन कर लिया कि आप पहले मैप करो कितनी ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, कितने हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सारी चीजें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैप कर सकते हैं। कई जिलों के ऐसे उदाहरण भी हैं, है ना। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं जिले का प्रभार लेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय कि महामारी को कैसे कंट्रोल करना। आपको पता होना चाहिए इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, आप उसको मैप करो। फिर वो चीज़ें आपके जिले में उपलब्ध हैं, नहीं है, अगर नहीं उपलब्ध है तो उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे उनको ला सकते हो अपने पास, है ना, कैसे उनको आप स्टोर कर सकते हो, किस तरह से फिर उसको बांटना कैसे। ये नहीं कि बंदर बांटोगे, जहां पर पहले से ऑक्सीजन के भंडार है वहां आपने और ऑक्सीजन भेज दी तो क्या होगा, जहां पर जरूरत है वहां पर ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाएगी। तो आपको ये डेडिकेटेड एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी जो यही ध्यान रखे कि उस महामारी में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो कहां कम हो सकती है और कहां से हम
ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टास्क फोर्स हमें बनाना पड़ेगा, वो गांव के लिए अलग और शहरों के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है हम मुंबई से ये सीख सकते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल, या हम जब हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ कोविड डेडिकेटेड बेड्स की बात करते हैं, तो वो कोविड डेडिकेटेड बेड्स जो हैं वो ऐसे सिर्फ अखबारों में छापने के लिए ना हो जाएं, है ना, कि हमारे यहाँ 100 बेड खाली हैं जी, या हमने 1000 बेड की सिस्टम बना लिया। अब पता चला 1000 बेड का सिस्टम तो बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं 50 बेड के लिए भी, तो होगा क्या, जब जो बाकी के लोग आएंगे वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, है ना। कोविड में कौन जाता है हॉस्पिटल में, वही जाता है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर कोई ठीक है जो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो वो घर पर ही इलाज कर रहा है, होम आइसोलेशन ही है, यही हमारे गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें उन हॉस्पिटल्स को ही बेड कैपेसिटी बढ़ाने की परमिशन देनी है जो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, जो समय रहते मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकें। ऐसा ना ऑक्सीजन खत्म हो रही है साहब, हम बचा नहीं सकते, ताकि मरीज भी भटकता हुआ ऐसी जगह ना पहुंच जाए जहां पर उसको जो चाहिए वो मिले ही नहीं। इसके बाद है हमें हमारे जो वर्कर्स हैं, चाहे वो वर्कर हम कह सकते हैं कि एम्बुलेंस का ड्राइवर हो सकता है, चाहे वो वर्कर एक ऑक्सीजन ट्रक का ड्राइवर हो सकता है, तो ये सारे वर्कर्स, अब वो हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, इन पर इस समय बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। मतलब इस वर्कलोड को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ताकि इतने ज़्यादा वर्कलोड के अंडर आकर के उनको मेंटल इलनेस ना हो जाए, वो परेशान ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। इससे क्या होगा, एक तो हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, और दूसरा जिनकी जानें हमें, हमारे जो प्रीशियस लोग हैं जिनको हमें बचाना है, वो भी हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। तो हमें वर्कलोड को ज़रूर कंपनसेट करना चाहिए, या उनको डिवाइड करना चाहिए, शिफ्ट्स बनानी चाहिए, ताकि वो मेंटल बीमार ना हो जाए, या फिर वो जो है अपना शारीरिक रूप से भी सक्षम रहें इस महामारी से लड़ने के लिए। क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा महामारी से लड़ने के लिए किसकी ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। और कमी नहीं है, अगर हम ये कहें कि हमारे देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के हेड हैं या जितने भी लोग हैं, उनमें कोई समस्या है, वो हैंडल नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। बस हमें उन पर भरोसा दिखाना पड़ेगा और उन्हें सपोर्ट देनी पड़ेगी। इसके बाद है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से हमें अपने जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कोविड से सुरक्षित रहें, बाहर कम निकलें और व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी प्री भी पोस्टपोन हो गया है, कई स्टेट्स के भी जो सिविल सर्विसेज के प्री हैं, उनके स्टेट्स के पीसीएस के वो भी पोस्टपोन हो गए। तो आपके पास बहुत सुनहरा वक्त है, जीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सीरीज़ है वो चलती रहेगी। धन्यवाद, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।